गाइस होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग गुड। आज का हमारा टारगेट ये है कि हमने एक परफॉर्मा अंडरस्टैंड करना है जिसको एक्चुअली स्टोर लेजर कार्ड बोलते हैं। देखें, अब जब से हमने कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट की है उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम तीन चीज़ों के साथ एसोसिएट रहते हैं। जो पहली चीज़ है वो मटेरियल है। अब आपको बाकी चीज़ें भी याद आ गई होंगी। दूसरी चीज़ जिसके साथ आपने एसोसिएट रहना है वो लेबर है, और फिर थर्ड जिसके साथ एसोसिएट रहना है वो फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ नहीं होता। ये जो तीन काम आपने करने हैं, हम कोई भी चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो हर चैप्टर के अंदर इन तीनों का ही कुछ ना कुछ रोल प्ले हो रहा होगा। तो जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली इसका रिलेशन भी इन्हीं तीन चीज़ों के अंदर ही है, लेकिन हम स्पेसिफिक रहेंगे मटेरियल के साथ। जो स्टोर होता है, इस कॉमन सेंस के व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट स्टोर, मटेरियल वुड बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। स्टोर में मटेरियल होगा। अब ये एक बहुत ही सेंसिटिव वर्किंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा मटेरियल इन्वॉल्व है, और आपको पता है कि फैक्ट्रीज़ के अंदर इससे कॉमन प्रैक्टिस मटेरियल गायब हो जाते हैं। मटेरियल आया कितना, गया कितना, रहा कितना। तो इसके लिए मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप सिर्फ ये एक चैप्टर ध्यान से कर लें तो आप स्टोर पूरे का पूरा, चाहे वो मिलियंस ऑफ मीटर्स, मिलियंस ऑफ यूनिट्स, मिलियंस ऑफ केजीज, मिलियंस ऑफ लीटर्स रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, तो दैट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो हम आज सीखेंगे कि किसी फैक्ट्री के अंदर जब आप मटेरियल परचेज़ करते हैं उसको कैसे स्टोर किया जाता है। हम सिर्फ चूँकि कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो फिज़िकली तो नहीं हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि मटेरियल रखा किधर गया, उसको अरेंज कैसे किया। हम ये देखेंगे कि उसको अकाउंट्स में कैसे आपने एंटर करना है। अच्छा, अब मटेरियल की जब डिस्कशन होती है तो एक कॉमन सेंस की बात ये है कि आप मटेरियल परचेज़ करते होंगे। अब उस मटेरियल को ला के आपने रखा और उसके बाद आपने इस मटेरियल को किसी जगह पे इशू किया। फ़र्ज़ करेंगे आप टेक्सटाइल मिल है, जैसे कि हमारी यूजुअल एग्जांपल है। तो आपकी फैक्ट्री के अंदर जैसे ही वो 4000 मीटर कपड़ा, 5000, 10,000, 1 लाख मीटर कपड़ा अराइव हुआ, ट्रक के ज़रिए आपने उसको स्टोर तक पहुंचा दिया। तो आपने क्या किया? परचेज़ किया। अब उसके बाद आप जाहिर है कि उसको फैक्ट्री के अंदर किसी स्टोर में पड़ा थोड़ी रहने देंगे। वो जैसे ही कपड़ा आया आपको उसके, चूँकि आपकी गारमेंट्स की फैक्ट्री है तो या शर्ट बननी होगी, ट्राउज़र बनने होंगे, तो आप उस कपड़े को अपने स्टोर से इशू कर देंगे फैक्ट्री पे। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है जिसको आपने समझना है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रॉम स्टोर टू मैन्युफैक्चरिंग एरिया या फैक्ट्री। स्टोर से फैक्ट्री जब जाएगा तो उसको आप इशू का नाम देंगे। तो इशू आपको क्या समझ आई कि अगर आपने कपड़ा परचेज़ किया सबसे पहले, अब वो परचेज़ करके रखना नहीं है, आपने उसको इशू किया। इशू का क्या मतलब है कि वो स्टोर से निकला और फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए वो चला गया। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आपने समझनी है कि आपने इशू तो कर दिया, तो उसमें से कुछ कपड़ा आपके पास बैलेंस में भी बचा। यानी कि जैसे आपने 5000 मीटर कपड़ा परचेज़ कर लिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि 5000 मीटर कपड़ा वो यहाँ से निकल गया और फैक्ट्री में पहुँच गया। तो 5000 में से आपने 2000 इशू कर दिया होगा। तो तीसरी चीज़ जो आपने समझनी है कि कितना कपड़ा अभी तक आपके पास बैलेंस में पड़ा हुआ है। अच्छा, ये तीन कॉन्सेप्ट हैं, ख़रीदा, फिर फैक्ट्री को इशू किया और बाकी कितना बचा। एक मेन चीज़ आपने इन तीनों चीज़ों को समझना है। बेशक आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें, इन तीनों चीज़ों को, परचेज़, इशू और बैलेंस, इसको अच्छी तरह से समझ लें और फिर दोबारा वीडियो ऑन करें। ओके, होपफुली आपने इन तीनों वर्ड्स को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब इशू के अंदर कुछ बातें और हैं जिसको आपने समझना है। देखिए, आपने अपने स्टोर में कपड़ा रखा हुआ था, वो फैक्ट्री को इशू कर दिया। स्टोर भी फैक्ट्री के अंदर होता है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी फैक्ट्री के अंदर लगे होते हैं। इशू का मतलब क्या होता है कि वो जो स्टोर है, गोदाम है, वहाँ पे आपने 4000 मीटर कपड़ा रखा हुआ था, उसमें से 1000 मीटर कपड़ा निकाला और पर्टिकुलर एक क्वांटिटी निकाली किसी भी रॉ मटेरियल की। और फ़र्ज़ करें कि वो हमने चूँकि गारमेंट्स का बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम जो स्टिचिंग मशीन्स हैं, जहाँ पे स्विंग मशीन्स हैं, स्टिच करने वाली मशीनें हैं, एम्ब्रॉयडरी की मशीनें हैं, आपने ये 1000 मीटर कपड़ा उस स्टोर से फैक्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग तक पहुँचा दिया। अगर ये समझें कि शाम हुई
और कुछ कपड़ा 1000 मीटर में से भी बच गया, तो फिर आप इसको क्या नाम देंगे? इस एक चीज़ का नाम आपने रखना है कि वो रिटर्न इनवर्ड हो गई है। रिटर्न इन का मतलब क्या है? ये हमने नीचे जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये वर्ड लिखा हुआ है रिटर्न इन। रिटर्न इन का क्या मतलब होता है कि अगर आपका कपड़ा स्टोर से फैक्ट्री में गया, आपने सोचा था 1000 मीटर जो कपड़ा है वो सारा का सारा आज यूज़ हो जाएगा, लेकिन हो सकता है एक आपका वर्कर बीमार हो गया, हो सकता है कि एक मशीन ख़राब हो गई, तो 1000 मीटर कपड़ा नहीं सिला, वो उसमें से 800 मीटर कपड़ा सिल गया, तो 200 मीटर कपड़ा वापस स्टोर के अंदर आ गया। इसका नाम आपने रिटर्न इनवर्ड लिखना है। इसको लिख लें आप किसी जगह के ऊपर। रिटर्न इन का क्या मतलब होता है कि अगर कपड़ा कहाँ से, फैक्ट्री से या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से स्टोर में वापस आ गया, तो जाहिर है आप उसको उस जगह पे तो नहीं रखेंगे कपड़े को, तो आपने उस कपड़े को जो रिटर्न इन हो रहा है उस कपड़े को वापस अपनी जगह के ऊपर स्टोर में वापस करना है। ओके, आपको बात समझ आई? मैं फिर एक दफ़ा आपको दोहरा रहा हूँ। आपने सबसे पहले कपड़ा परचेज़ किया और परचेज़ करके रखना नहीं था, आपने स्टोर से निकाला और मशीनों तक पहुँचा दिया, ये इशू हो गया, यानी कि रॉ मटेरियल हैज़ बीन इशूड। दूसरा क्या हुआ कि वो जो आपने फैक्ट्री में माल पहुँचाया, कोई एक मशीन ख़राब हो गई, एक बंदा बीमार हो गया, उससे पूरा 1000 मीटर कपड़ा नहीं स्टिच हो सका, 200 मीटर कपड़ा वापस आया। कहाँ से वापस आएगा? फैक्ट्री से स्टोर रूम के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट्री से स्टोर। जाना था तो स्टोर से फैक्ट्री, अब वहाँ से वापस आ गया तो फैक्ट्री से स्टोर में वापस आ गया। अच्छा, एक ये बात आपने समझ ली। अब आपने एक और बात समझनी है। आपने कपड़ा ख़रीदा 4000 मीटर, वो ट्रकों से लोड किया और आपको अचानक पता चला कि उस कपड़े के अंदर कुछ ऐसा कपड़ा है जिसका आपने ऑर्डर नहीं दिया हुआ था, या दूसरे लफ्ज़ों में आपने ऑर्डर दिया ग्रीन कलर के कपड़े का, वो आ गया रेड कलर का कपड़ा। तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू योर एडवाइस और सजेशन और योर ऑर्डर। तो दैट रॉ मटेरियल विच वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड, यू विल रिटर्न दैट। तो ये कहाँ से कहाँ रिटर्न होगी? जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही, इनका नाम आपने रिटर्न आउट रख देना है। यानी कि चीज़ें कलर में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, किसी भी सूरत में आपको पसंद नहीं आ रही, तो आपने उन चीज़ों को वापस करना है। ओके, अब यहाँ इन दोनों चीज़ों को आपने फॉलो करना है कि आप किससे रिलेट कर रहे हैं। एक जो परचेज़ आपने किया, परचेज़ का मतलब क्या निकाला है हमने? आपने कहा कि फ्रॉम शॉप टू स्टोर। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि आपका कपड़ा जो है वो शॉप से स्टोर में आएगा, तो उसका नाम आपने परचेज़ रख देना है। और ये इजी टू अंडरस्टैंड है कि परचेज़ का मतलब क्या निकल रहा है। क्या आपने किसी बड़ी मार्केट की दुकान पे गए और वहाँ से ख़रीदा और स्टोर में रख दिया? अब यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं कि रिटर्न आउट क्या होगी? उस कपड़े के अंदर रेड कलर का कपड़ा आपने मंगवाया नहीं था, आपको पसंद नहीं आया, तो आपने उसी कपड़े को वापस करना है। तो आप गौर से मुझे बताएं कि वो कहाँ से कहाँ वापस जाएगा। यानी कि आपने शॉप से ख़रीद के अपने स्टोर में रखा, पता चला ये हमारे काम का कपड़ा नहीं है, तो आप उस कपड़े को आप वापस करने लगे हैं, तो वो फैक्ट्री से वापस आपकी शॉप में चला जाएगा। देखें, आसान तरीका ये है, पहले शॉप से स्टोर में आया, पसंद नहीं आया, आपने वापस कर दिया, तो फैक्ट्री से वापस शॉप में, या इसको स्टोर से शॉप भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो चीज़ें हैं इनको समझना आपके लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बेशक दोबारा वीडियो को रोकें और इसको अच्छी तरह से समझें कि परचेज़ का मतलब क्या होता है, इशू का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब क्या होता है, रिटर्न आउट का मतलब क्या होता है, रिटर्न इन का क्या मतलब होता है। अब इन सब चीज़ों को समझने के बाद आपको परफॉर्मा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो नाम है परचेज़, इशू, बैलेंस, 3 चीज़ें हो गई। फिर रिटर्न आउट क्या होता है और रिटर्न इन क्या होता है, ये आपने 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों को आपने अच्छी तरह से फॉलो कर लेना है और समझ लेना है। ओके जी, 5 कौन सी चीज़ें आपने दिमाग में भी दोहराएं? सबसे पहले परचेज़ है, फिर आपने इशू किया, बैलेंस क्या बचा, रिटर्न आउट क्या होती है और रिटर्न इन क्या होती है, ये आपने फॉलो कर लेना है। अच्छा, अब नेक्स्ट अपने काम पर आते हैं कि एक्चुअली हमने इनको अब नोट कैसे करना है। यानी परचेज़ किया तो कैसे, बैलेंस किया तो कैसे, इशू किया तो कैसे, रिटर्न आउट हुआ तो कैसे। इसके लिए आपने सबसे पहले 3 जगहें अपने दिमाग में यूज़ कर लेनी है। सबसे पहला ये कॉलम है, इस कॉलम को
आपने इसकी एक जगह बना लेनी है, हम उसे ग्रीन कर देते हैं। उससे आगे ज़रा गौर से देखिए 1 2 3, ये 3 लाइंस आपने चूज़ करनी है। इसका आपने अलहदा फंक्शन रख लेना है। ये पहले आपने सिर्फ एक लाइन चूज़ की है, अब आपने क्या किया, 3 लाइंस चूज़ करनी है जो आप रजिस्टर के ऊपर बनाया करेंगे। उसके बाद दोबारा आपने 3 लाइन चूज़ करनी है और उसका एक अलहदा फंक्शन आपने साथ में रख लेना है। ओके, अब आप क्या कर रहे हैं, पहले एक कॉलम चूज़ किया, उसके बाद आपने 3 कॉलम चूज़ किए, उसके बाद आपने फिर दोबारा से 3 कॉलम चूज़ किए और बचे कितने, फिर 3 कॉलम, और उन 3 कॉलम को भी आपने चूज़ कर लेना है अलहदा से। हम क्या समझने जा रहे हैं कि हमने इसको शेप देनी है, और शेप देने के लिए मैं इनकी जगहों को अलहदा बना रहा हूँ। अच्छा जी, ये शेप आपके सामने नज़र आ रही है। सबसे पहले एक कॉलम, फिर उसके बाद आपके पास 3 कॉलम, फिर उसके बाद आपके पास 3 कॉलम, और दोबारा आपके पास यहाँ पर 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। ये मैंने क्या किया, एक्चुअली यहाँ से आप गौर कीजिए, आपको ये जो 3 चीज़ें डिस्कस हो रही थी, इन 3 चीज़ों के बारे में मैंने पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। ये वही 3 चीज़ें हैं जो हमने नीचे एड्रेस करनी है। सबसे पहले परचेज़, इशू और बैलेंस। उन 3 चीज़ों को पता करने के लिए हम इनकी अब जगह बनाते हैं। सबसे पहले जो कॉलम, एक ही कॉलम है, उसमें आपने डेट मेंशन किया करनी है। फिर अगला जो कॉलम है, ये आपने किसके लिए यूज़ करना है, जो आपके पास रिसीट्स हुई हैं या परचेज़ की है आपने, परचेज़ भी लिख सकते हैं, और आप यहाँ पर रिसीव्ड भी लिख सकते हैं। ये दूसरा कॉलम है जिसको आपने यूज़ कर लिया। ओके, अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले ये परचेज़ पढ़ा था, वही परचेज़ वाला कॉलम इधर आ रहा है। ये जो डेट का कॉलम है, इसको हम सेपरेट कर देंगे, और आपने भी इसी तरह से सेपरेट करना है इस कॉलम को। और फिर दूसरा जो परचेज़ का कॉलम है, इसको भी आपने सेपरेट करना है। सेपरेट करने से मुराद है यहाँ मार्कर से लाइन लगा के इसको आपने अलहदा शो करवाना है। ओके, और उसके बाद जो ये नेक्स्ट आपके पास 3 कॉलम्स हैं, इनको भी आपने सेपरेट रखना है, और यहाँ पर आपने इशूड, जो चीज़ें आपने इशू की हैं उनको आपने यहाँ पे पोस्ट करना है। इशू भी आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया था कि जब आप चीज़ें ख़रीदते हैं, उसके बाद आपने शॉप से जब चीज़ें ख़रीद के स्टोर में रखी, तो स्टोर में रखी थोड़ी छोड़नी है, तो आपने उन्हीं कमोडिटीज़ को स्टोर से पकड़ा और मशीनों तक पहुंचा दिया, उसको आपने इशू का नाम देना है। ये जो इशू वाला कॉलम है, इसको भी अलहदा शो करवाना है। और फिर उसके बाद जो लास्ट कॉलम रह गया वो क्या है, वो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। यहाँ पर जो चीज़ें आपके पास बच गई हुई हैं उनका नाम बैलेंस रखना है, और उस बैलेंस को आपने थर्ड कॉलम में शो करवाना है। इसको भी आपने अलहदा इस तरह से मार्कर से लाइंस लगा के अलहदा कॉलम्स में शो करवाना है। अच्छा, फिर दोबारा देखें, हमारे पास जो शेप आ रही है वो क्या है, इसके अंदर ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा आ रहा है, और यहाँ साइड पे डेट आ रही है। अच्छा, इनको आ चुकी, हमने क्वेश्चन तो करना नहीं, हमने सिर्फ परफॉर्मेंस समझना है, तो इसलिए आपने ठीक तरीके से इस परफॉर्मे की एक एक टाइनीस्ट डिटेल जो है उसको भी अपने दिमाग के अंदर रखना है। इन सब जगहों पे स्टार्ट आपने लेना है कितने यूनिट्स, और एक यूनिट आपके पास कितने का है उसको पर यूनिट कहते हैं। और यहाँ पर आपने रुपीज़ अमाउंट, या अमाउंट लिख लें या रुपीज़ लिख लें, वो यहाँ पर लिखना है। और जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो सब जगह रिपीट होना है। तो मैं यूँ कर रहा हूँ, मैं कॉपी करके ही आगे पेस्ट कर रहा हूँ, और वही यूनिट पर यूनिट रुपीज़ जो है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन जी, आपको ये समझ में आ रही होगी बात कि हर जगह पर पहले तो आपने ये अपने दिमाग में इनकी जगह बना ली कि ये 3-3 अलग-अलग हिस्से हैं। उसके बाद पहले हिस्से का नाम आपने परचेज़, दूसरे हिस्से का नाम आपने इशू, और तीसरे हिस्से का नाम आपने बैलेंस रखा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप चीज़ें ख़रीद के जब भी ख़रीदी यहाँ लिख दिया करेंगे। वो चीज़ें जैसे ही आपने ख़रीद कर अपने कारीगर को पहुँचा दी, उसको इशू लिखेंगे। और यहाँ पर
उस काम के करने में या परचेज़ करने में जो चीज़ें इस्तेमाल हो गई तो बाकी कितनी बची हुई हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। यानी चाहे परचेज़ हो रहा है चाहे इशू हो रहा है, हर दफ़ा आपने यहाँ पर बैलेंस शो करवा दिया करना है। ये पहला आपके पास दोबारा से दोहराएं ज़रा, पहला क्या है, परचेज़ किया, दूसरा आपने यहाँ पर इशू किया, और तीसरा आपने यहाँ पर जो बैलेंस बचा हुआ है उसको नोट डाउन किया। और आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर हर जगह के ऊपर यूनिट्स हैं, पर यूनिट हैं और रुपीज़ हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि चाहे बैलेंस है चाहे इशू है, हर जगह पे जाके आपको ये तीन चीज़ें ही मिलेंगी और उन तीनों चीज़ों को आपने लिखना है। ये परफॉर्मा अभी तक हमारा जो सामने नज़र आ रहा है यही परफॉर्मा है। और आपको पहले आज के लेसन के अंदर मेन चीज़ जो समझनी है वो सिर्फ ये है कि लाइंस कैसे लगानी है आप। अच्छा, ये होगी इसकी बेसिक शेप। अब आपने जो अगली बात समझनी है वो ये है कि ये जो लाइंस हैं जो दरमियान में, ये भी सारी अलग-अलग हर एंट्री के बाद एक एक लाइन लगनी है। यानी कि ये जो पहला कॉलम है इस कॉलम को अलहदा शो होना चाहिए, फिर ये जो दूसरा कॉलम है इसको अलहदा शो होना चाहिए, ये जो तीसरा कॉलम है इसको अलहदा शो होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ये अलहदा ही तो थे, लेकिन वो एक्सेल पे आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने रजिस्टर पे बनाना है ना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अलहदा कॉलम हर जगह पर आपको नज़र आने चाहिए। ले जी, आपका टाइम ज़्यादा ना लगे तो इसलिए मैंने वो लाइंस लगा के दोबारा आपके सामने रख दिया है। ये जो पहले यूनिट है, पर यूनिट है, रुपीज़, एक लाइन लंबी लगा देनी है। यूनिट है, पर यूनिट है, रुपीज़, एक लाइन लंबी लगा देनी है। इसी तरह से इसके साथ भी यूनिट, पर यूनिट, रुपीज़ है, एक लाइन लंबी लगा देनी है। अब आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें कि आप ये पहली एंट्री यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, साथ में आप डेट डालेंगे, और जैसे ही ये पहली एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी और वो परचेज़ किया या आपने इशू किया या बैलेंस लिखा, उसके बाद एक लाइन आपने यहाँ पर लगा दिया करनी है। तो इस तरह से आपकी ये पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। अब फ़र्ज़ करें कि दूसरी एंट्री में कुछ ज़्यादा अमाउंट्स आपने डाली हुई हैं, तो वो 2 कॉलम यूज़ हो रहे हैं या 3 कॉलम यूज़ हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ये जो 3 कॉलम वाले हैं कंप्लीट हो गया और उसके बाद आपने यहाँ नीचे लाइन लगा देनी है, ताकि हर डेट की जो एंट्री है, ये आपकी पहली डेट की एंट्री थी, यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि आपने लिखा हुआ है 1 जैन, ये पहली डेट की एंट्री होगी। फिर जो दूसरी डेट की एंट्री है वो फ़र्ज़ करें कि 10 जैन को ही है, जनवरी को, तो आप वो 10 जनवरी की डेट लिखेंगे और लाइन एक नीचे, यानी सारी की सारी एंट्रीज़ जो हैं वो अलग-अलग आप शो करवाएंगे। अब ये आपकी एक प्रॉपर शेप है जो आपने कॉपी पे ड्रॉ करनी है और उसको अच्छी तरह से 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा आपने समझना है। पहला इसका जो नाम हमने डिसाइड किया हुआ है वो स्टोर लेजर कार्ड है, और उसके बाद जो चीज़ जहाँ पर लिखी हुई है ऐसे ही आपने पेज में कन्वर्ट करनी है। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चूँकि आपके रजिस्टर इतने चौड़े नहीं होंगे, अगर तो जिनके पास यूनिवर्सिटी वाला रजिस्टर है जो हॉरिजेंटल होता है उनके लिए तो मसला नहीं होगा, लेकिन जिनके पास वर्टिकल रजिस्टर है, लंबे रजिस्टर हैं, वो अपने रजिस्टर को हॉरिजेंटल कर लें, यानी घुमा लें, रोटेट कर लें राइट साइड पे, और फिर ये जो लाइंस हैं ये लगाएं तो आपकी ये लाइन आसानी से लग जाएंगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो मेरे से आप डिस्कस भी कर सकते हैं। आज का काम सिर्फ आपका ये था कि आपने स्टोर लेजर कार्ड कैसे बनता है और उसमें लाइंस कैसे लगती हैं, परफॉर्मा कैसे बनता है, सिर्फ हमने वो सीखा है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन भी इसका सॉल्व किया करेंगे। अब तक के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।